हेलो, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस पेपर कब हुआ था? तो दिसंबर महीने में 2018 में हुआ था। तो हम लोग आज इस वीडियो में उसी की चर्चा करेंगे। पहले हिंदी, यानी कि यह द्वितीय पाली का पेपर है, तो पहले हिंदी के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग, जीके, जीएस, इन सब के बारे में देखेंगे। उससे पहले यदि आप लोगों को पेपर देना हो तो सिलेबस तो पता ही होगा कि हिंदी का कोई कितना क्वेश्चन आता है। हिंदी का टोटल आता है 80 क्वेश्चन। उसके बाद जीएस प्लस रीजनिंग, यानी कि जीके जीएस प्लस रीजनिंग कितना आता है? 60 नंबर का। 60 नंबर नहीं, मतलब 60 क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग कितना क्वेश्चन आता है? 60 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 200 क्वेश्चन आते हैं। इसमें टाइम कितना मिलता है? 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे टाइम मिलते हैं। 200 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग रहता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग हिंदी के पेपर को जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए, हिंदी के पेपर में पहला प्रश्न क्या था? ऋतु का अर्थ है। तो देखिए, ऋतु मतलब तो होता है मौसम, लेकिन यहाँ पर मौसम संबंधी कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऋतु का मतलब होता है सत्य। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सत्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा क्या दिया है? शोक करना के लिए मुहावरा है। तो देखिए, इसमें इस ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा, शोक करना मतलब सिर पीटना। सिर भारी होना तो होगा नहीं, सिर चढ़ना होगा नहीं, सिर पर सवार होना होगा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिर पीटना। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में हिंदी जो होती है, हिंदी तो बहुत आसान आती है। ठीक है। और जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग वाला पोर्शन थोड़ा टफ रहता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। तो भू प्लस ऊर्जा, यह दीर्घ स्वर संधि है। इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा भू ऊर्जा। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया है, आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं। चूँकि वीडियो जल्दी खत्म करना है तो हम केवल इसका आंसर बताते चलेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वचनामृत का समस्त पद क्या होगा? तो वचनामृत, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा वचन रूपी अमृत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हींग लगे ना फिटकिरी फिर भी रंग चोखा। देखिए, अक्सर लोग गांव में बोलते हैं हींग बिना हर्रा फिटकिरी का। ठीक ना? तो वो इसी का शुद्ध रूप है मतलब हींग लगे ना फिटकिरी रंग भी चोखा होए। तो इसका सही ऑप्शन होगा काम, मतलब खर्चा ज़्यादा ना हो, मतलब न काम हो न खर्च। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर, देखिए एक बार फिर देखिए, हींग लगे ना फिटकिरी रंग भी चोखा हो। तो इसका अर्थ क्या होगा? हमारा पैसा न लगे लेकिन काम अच्छा हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी, बिना काम बिना खर्च किए काम अच्छा हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? बिना पलक झपकाए। इसको एक शब्द में क्या कहते हैं? निर्विशेष। ठीक है, निर्निमेष, यानी कि बिना पलक झपकाए हुए। अब अगला क्वेश्चन है, अर्ध विवृत क्या है? देखिए, अर्ध विवृत वह शोर होता है जिसमें हमारा मुख आधा खुलता है। अर्ध विवृत यानी कि मुख हमारा आधा खुलता है। तो जब आय बोलेंगे तो आय में हमारा मुख आधा खुलता है। ठीक है। और अगला देखिए क्वेश्चन क्या है? देखिए, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश दिया है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रज्ञा चक्षु के लिए बताइए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है? बुद्धि जिसका नेत्र हो। ठीक है, बुद्धि जिसका नेत्र हो। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए, पहला क्या दिया? गाय के पूछ होती है। सही बात है, यही देखिए पहला सही होगा, गाय की पूछ होती है। क्योंकि उसकी बेटी हुई, यह तो होगा नहीं, क्योंकि इसका सही होगा उसको बेटी हुई है। ठीक है। और देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। यदि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो देखिए, इसमें यदि हम जब ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें संभावना व्यक्त हो रहा है कि यदि वह आई हो तो ही मैं उसको, मतलब मेरी चिट्ठी उसे देना है, यानी कि इसमें संभावना है। तो क्या हो जाएगा? संभाव्य वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द को अलग करना है। देखिए, इसमें कौन स्त्रीलिंग है? तो देखिए, हुलास नहीं होगा, हमला भी नहीं होगा। ठीक है, हवाला भी नहीं होगा, हरकत। तो देखिए, ये कोई शब्द दे तो उससे एक शब्द बनाकर देख लेना चाहिए। जैसे हरकत, तो क्या होगा? उसने हरकत की, नहीं, उसकी हरकत। उसका हरकत नहीं जमेगा, उसकी हरकत। जब उसकी स्त्रीलिंग आ जाएगा तो हरकत भी स्त्रीलिंग। ठीक है, उसकी हरकत, इस तरीके से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई। क्या कह रहा है? सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई। इसमें कर्ता कौन है? ठीक है, कर्ता हुआ होता है जो, कर्ता कौन होता है? मतलब इसमें क्या पूछा है? इसमें कर्ता का, तो देखिए कर्ता तो चिट्ठियाँ हो जाएंगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी, कर्ता चिट्ठियाँ। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 13 विसर्ग संधि पूछ रहा है। विसर्ग संधि इसमें कौन सी है? तो देखिए निष्कर्म का सिंध विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? निह धन कर्म, जबकि संयोग का करेंगे तो सम धन योग होगा, तो यह व्यंजन संधि हो जाएगा। गिरीश का गिरि धनी इसमें या तो चली जाएगा, उसमें स्वर संधि में आ जाएगा। और सदैव यह भी नहीं होगा, सदा धन एव होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, देखिए दुर्गा का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो दुर्गा का पर्यायवाची धात्री, यह तो सबको मालूम, दुर्गा का पर्यायवाची धात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के द्विरुक्ति हो तो बीच में कौन सा चिन्ह लगाते हैं? ठीक है, तो बीच में यदि जैसे कोई खाना पानी है, ठीक है, खाना पानी कोई लिख रहा है तो बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? योजक। तो वही बात कर रहा है कि द्विरुक्ति हो तो कौन सा चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो देखिए श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो यह किसको पढ़नी है? श्याम को, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कुजगा फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ है। देखिए कुजगा फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ, इसका ऑप्शन हो जाएगा धर्म संकट की स्थिति में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि निशाना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्रियार्थक संज्ञा सदा शब्द क्या कह रहा है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वचन पुल्लिंग में। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या दिया? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, एक वचन पुल्लिंग। और नेक्स्ट कह रहा है, दुकाल में कैसा उपकर है? देखिए जब उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है। ठीक है, उपसर्ग, ऊ पहले आ रहा है तो देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है? उपसर्ग। ठीक है, ऊ आ रहा है, ठीक है, ऊ पहले लगता है। और एक होता है प्रत्यय, प बाद में आता है, तो जो भी शब्द के पीछे लगेगा तो हम कैसे याद सकते हैं कि वह प्रत्यय है। ठीक है, तो उपसर्ग मतलब क्या होता है? आगे लगा हुआ। तो पूछ रहा है दुकाल में कैसा उपक्रम है, वह मतलब उपसर्ग है। तो दुकाल जो है हिंदी का शब्द है, यहाँ तो यह पूछा नहीं है कि इसमें मतलब कोई शब्द देकर कि यह उपसर्ग है एक प्रत्यय। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंदी, क्योंकि दुकाल जो है हिंदी वाला शब्द है। और देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि देशज शब्द को छाटिए। तो देशज शब्द जो हुआ होता है जो हमारे देश से निकला हो, जैसे क्या हो गया? लोटा, थरिया, टोप, पगड़ी। ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं, डिबिया, तो ये सब देशज शब्द होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देशज, डिबिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सा व्यंजन संधि है? अब देखिए संधि तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप बताइए कमेंट करके, हम संधि भी बता देंगे। तो इसमें व्यंजन संधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी, रसायन जो है व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, स्तत्यु का विलोम क्या है? ठीक है, स्तुत्य है, स्तुत्य का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी क्या है? हे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? तो खगेश मतलब क्या होता है? खगों का ईश। अब खगों का ईश किसे कहते हैं? तो बताइए ऑप्शन 24 का कौन सा सही होगा? 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खगेश का पर्यायवाची वैनतीय हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 25, क्वेश्चन नंबर 25, जिसकी ध्वनि केवल मुख से ही निकलती हो। देखिए ध्वनि कई प्रकार से निकलती है, जैसे हम लोग कुछ नाक से गुनगुनाते हैं तो उसे नासिक ध्वनि कहते हैं। और जो मुख से ध्वनि निकलती है इसमें नाक का कोई यूज नहीं होता है, इसमें नाक का हम यूज नहीं करते हैं, तो इसे कौन सी ध्वनि कहते हैं? निरनासिक। ठीक है, निरनुनासिक, यानी कि इसमें नाक का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है 26, दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। देखिए दीर्घ को जब हम एकदम छोटे छोटे खंडों में बांट कर पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? द। ठीक है, द जब लिख देंगे तो इसमें जो मात्रा है अलग हो जाएगा, तो द के बाद आ जाएगा री। ठीक है, अब फिर ग में अ मिला रहता है तो इसे जब काट देंगे तो अ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द र ग अ। ठीक है, तो ऐसे दीर्घ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यह वाला, ऑप्शन नंबर ये सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए संकट। देखिए संकट तो ऐसे नहीं लिखा जाए, संकट कैसे होता है? संकट। ठीक है, तो ऐसे होता है संकट, तो अशुद्ध वाक्य तुरंत पहचाना गया, संकट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 28, लश्कर में ऊँट बदनाम का क्या अर्थ है? देखिए लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। डी क्या है? दोष किसी पर, नाम और किसी पर। ठीक है, मतलब दोष किसी का, नाम किसी और पर, लश्कर में ऊँट बदनाम। ठीक है, काम कोई और करे, बदनामी किसी और की। अब क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। देखिए सही वर्तनी वाला शब्द में क्या है? मतलब इसे होना चाहिए सहृदय, तो यह गलत लिखा है। और उसके बाद यहाँ नीचे दिया स्पर्धा, स्पर्धा में छोटा सा रहेगा इसलिए यह गलत हो गया। ससीम, ससीम नहीं सुसीम होगा। ठीक है,
इसमें छोटा सा अगर ससीम भी लिखा जाएगा छोटा सा रहेगा, फिर सी फरमा, और यहाँ पर शुश्रूषा एकदम सही लिखा हुआ है। और उसके बाद नीचे आ गया ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 में क्या कह रहा है कि भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने के लिए ए पर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। देखिए ऐनक लिखते हैं, ठीक है, जैसे कोई ए लिखते हैं, ठीक है, तो ए के ऊपर जब बिंदी लगा देंगे, चंद्र बिंदी लगा देंगे या फिर अनुस्वार लगा देंगे तो इसे बहुवचन में पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें सनक है, ठीक है, इसके पीछे लगा देंगे उसकी सनक या उसका सनक, तो ऐसे पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयादी संधि कौन है, तो आयादी संधि कौन है, नौ धन इक, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर व्यंजन और आयादी। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, उद्योग का उद्योग हो जाएगा, तथा का तथा धन एव, अब का अब जो हो जाएगा, ठीक है, या व्यंजन संधि दीर्घ। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए अगला क्या दिया है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए पल पल जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास हुआ होता है जिसमें अव्यय का यूज हुआ हो, ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगला क्वेश्चन है विशेषण शब्द बताइए, तो देखिए इसमें विशेषण विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बताए, तो यहाँ पर क्षम्य है, तो मान लीजिए कोई किसी को क्षमा किया तो वह क्या कहलाएगा, क्षम्य। क्षम्य किसकी विशेषता बता रहा है, जिसने क्षमा किया या जिसको क्षमा किया गया, तो यह क्षम्य क्या होगा, विशेषण। अब दे रहा है अगला क्वेश्चन है ब उपसर्ग किस में है, तो देखिए उपसर्ग हमने अभी बताया जो शुरुआती में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, तो इसमें तो सभी में ब लगा है, तो लेकिन देखिए अगर इसमें ब हटा देंगे तो दौलत हो जाएगा, जो कि दौलत भी देखिए उपसर्ग का मतलब होता है कि आगे अगर जो कुछ लगा है उसे हटा दें तो जो पीछे वाला बचा है उसका भी कुछ मतलब होना चाहिए। अब इसमें ब हटा देंगे तो दबू, ये कौन सा कुछ नहीं शब्द है। इसमें से ब हटा देंगे तो दनाम, दनाम भी कोई शब्द अर्थ नहीं निकल रहा है। बदौलत से ब हटाएंगे तो दौलत, दौलत एक अर्थ निकल रहा है, तो इसका उपसर्ग कौन हो जाएगा, बदौलत, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है विदेशज शब्द कौन है, विदेशज शब्द जो होता है जो हमारी यानी कि भारतीय डिक्शनरी का शब्द ना हो, यानी कि विदेश से आया हो। तो देखिए चश्मा तो हमारा शब्द नहीं है, यही विदेशज शब्द है, बाकी यह जूता, वायु, जीव, यह सब तो भारत में सदियों पुरानी से बोले जाते थे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो कि संस्कृत के शब्द ना हो, तो अब बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो संस्कृत का शब्द नहीं है। देखिए पहला है नासिका, ठीक है, नासिका, तो और यहाँ पर एक ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद लक्ष्मी, लक्ष्मी के बाद बच्चा, तो यहाँ पर तद्भव शब्द कौन सा होगा, तो बच्चा शब्द तद्भव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, चीर तथा चीर का अर्थ क्या होगा। देखिए यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो जब आगे से चीर लग जाएगा तो इसका मतलब होता है पुराना, और पीछे से हो जाएगा तो हो जाएगा कपड़ा। जैसे मतलब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, चीर हरण मतलब कपड़ा का हरण, साड़ी का हरण, ठीक है, तो चीर मतलब क्या होता है, कपड़ा। और क्वेश्चन नंबर 39 दिया है प्रारब्ध के लिए अनेक शब्द हैं, प्रारब्ध के लिए अनेक शब्द यानी कि जीवन देने वाली दवा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारब्ध, यानी कि प्राण, यानी कि हमारा जीवन देने वाली दवाई प्रारब्ध। अब अगला क्वेश्चन है मिश्र वाक्य कौन है, ठीक है, मिश्र वाक्य कौन है, इसमें हमें पहचानना है, तो उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ठीक है, तो यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है, तो देखिए चौड़ी पूरक शब्द है, पूरक शब्द वो होता है जो बीच में आने के बाद उसका कोई अर्थ निकले, मतलब उससे कुछ किसी को भरने का सेंस आए। जैसे सड़कें चौड़ी बनाई गई, तो इसमें चौड़ी क्या है, पूरक, चौड़ी बनाई गई, सड़कें बनाई गई, इसमें कोई नहीं, मतलब कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर चौड़ी लगा देंगे तो इसकी विशेषता बताया लगेगा, विशेषता बताया लगेगा, तो इसे कहते हैं पूरक शब्द, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्यों नहीं आया, इसलिए कि वह बीमार था, यहाँ की से क्या बोध होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, की मतलब कारण, की मतलब यहाँ लग गया तो कारण हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक चला, तो देखिए मध्यकालीन भारतीय भाषा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं, तो देखिए अंतस्थ और उष्म व्यंजन 8 होते हैं,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है मतैक के किस संधि का उदाहरण है? तो मतैक मति धन ऐक, ठीक है। तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? मत धन ऐक्य। जब मत धन ऐक्य हो जाएगा तो यह किस संधि का उदाहरण है बताइए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि वृद्ध संधि का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या है? भील का स्त्रीलिंग क्या है? ठीक है, भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भिलानी, ठीक है। भील का स्त्रीलिंग भीलनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। तो देखिए जब अंत में जोड़े जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। धातु के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो देखिए जयपुरी का स्थानीय नाम हो जाएगा ढूढ़ाड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है र का विवरण है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका है ए सही हो जाएगा। वर्त लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने एक मुकदमा दायर किया, अंग्रेजी में अनुवाद करिए। देखिए पेपर तो है हिंदी का लेकिन दे दिया क्वेश्चन इंग्लिश का, ठीक है। तो उसने एक मुकदमा दायर किया, अंग्रेजी में अनुवाद जब इसका करेंगे तो सही होगा ही फिल्ड ए साइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ग्रामीण लोग अधिकतर निरक्षर हैं, अंग्रेजी में क्या होगा? देखिए इसको जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा द विलेजियर्स हेयर आर मोस्टली इलिटरेट, ठीक है, यानी कि अशिक्षित है, निरक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह भी इंग्लिश से है। द टीचर वाज ए मैन ऑफ फियरलेस स्पिरिट का हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी कि शिक्षक निर्भीक होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द मजिस्ट्रेट ऑर्डर एंड इंक्वायरी, यानी कि मजिस्ट्रेट ने जांच का आदेश दिया है। इसको जब हिंदी में करेंगे तो यही इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लेखक को क्या बोध हुआ? इसमें क्या करना है? लेखक को क्या बोध हुआ? देखिए जो पीछे क्वेश्चन था लेखक को क्या हुआ, तो वह गद्यांश था, इसकी वजह से क्वेश्चन को हटा दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेखक को क्या जरूरत थी? तो देखिए ये गद्यांश है, गद्यांश इसमें नहीं दिया गया इसलिए गद्यांश वाले क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छाटिए। तो देखिए सकर्मक क्रिया वे क्रिया होती है जिनसे कि हमें कर्म होने की संभावना हो। तो इसमें क्या किसमें कर्म होने की संभावना है? लिखना है, ठीक है। क्या लिख रहा है? कुछ तो लिख रहा होगा, तो इससे कर्म होने की संभावना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अमावस्या जो है अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आकार और आकार, यानी कि आकार, आकर मतलब होता है मतलब खान, आकार मतलब कोई भी आकृति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 61 जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। देखिए जो कम खर्चा उसे मितव्ययी कहेंगे, न कि कंजूस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द इसमें है निर्भर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63 निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए मोहन को जाना है, किसको जाना है? मोहन को जाना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से पुल्लिंग को छांटिए। पुल्लिंग मतलब पुरुष, तो इसमें आहार क्या हो जाए? पुल्लिंग हो जाएगा, मेरा आहार, ठीक है। रंगत मेरी रंगत, चाहत मेरी चाहत, मेहनत मेरी, इन सब में मेरा मेरी लगाकर यदि आप चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ मेरी आहार तो कोई कहेगा नहीं, कहेगा मेरा आहार, तो आहार आहार क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन होगा। देखिए पति का पतियों होगा नहीं, पतियों होगा नहीं, पतियें होगा नहीं, पति का पति ही होता है बहुवचन, ठीक है। निम्नलिखित में से निर्देशक शब्द कौन सा है? निर्देशक चिन्ह कौन सा है? देखिए कोई भी हम शब्द लिखते हैं उसमें निर्देश देने के लिए ऐसा चिन्ह लगाते हैं, तो निर्देशक चिन्ह ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर सारे चिन्ह दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। सदा एक समान रहने वाले के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त कौन सी होती है? तो बी, यानी कि सावन हरे न भादो सूखा है, यानी कि हमेशा एक जैसे। कोई व्यक्ति के लिए सावन सूखे चाहे भादो हरा रहे, उससे क्या मतलब, हमेशा वह एक ही जैसा रहता है, तो सावन सूखे न भादो हरा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है
छात्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन से पद हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, शास्त्र प्रवीण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है एजेंडा इज सेंट हेयर विथ को हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए इंग्लिश वाला कितना क्वेश्चन डाल दिया, इसमें सही होगा कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है एज मेंटोन्ड देयर एंड। ठीक है, इसे जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो जैसा कि उसने उल्लेख किया है। ठीक है, एज मेंटोन्ड देयर मतलब वहाँ उसने जैसा उल्लेख किया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 करें काकल्य वर्ण कौन सा होते हैं? तो काकल्य वर्ण 2 होते हैं, र और ह। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि यह का उच्चारण स्थान क्या है? तो यह जो बोला जाता है तालु से बोला जाता है। ठीक है, और कंठ से कौन बोला जाता है? क ख ग घ अंगा। और तालु से ई हो गया, बड़ी ई हो गया, च छ ज ज इया और य और सभी तालु से बोले जाते हैं। अब देखिए और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है उपसर्ग को बताइए। देखिए अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग हुआ? अति, उपसर्ग जो आगे लगता है। ठीक है, अति इसका सही हो जाएगा। अध्याहार का अर्थ पूछ रहा है, तो अध्याहार का अर्थ क्या हो जाएगा? वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ना क्या कहलाता है? अध्याहार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही विधेय हो जिसमें, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। देखिए सरल वाक्य में केवल एक विधेय होता है, जबकि मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त तो उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो तो ठीक है उपवाक्य हो मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, बीच में क्या आ गया? की, तो की आने की वजह से उसे क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। देखिए अगला वो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो छाछ जो है इसमें स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो समुच्चय बोधक अव्यय आजन्म जो है समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, क्योंकि यह अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन, कृताकृत का समाज क्या है? ठीक है, कृताकृत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा कृत धन अकृत। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि कर्मधारय समास है इसमें। क्वेश्चन नंबर 79 तद्भव पूछ रहा है, तद्भव शब्द कौन सा होता है? तद्भव मतलब अशुद्ध, अशुद्ध मतलब जो संस्कृत से न लिए गए हों। तो इसमें ढाई सही हो जाएगी, ढाई जो हिंदी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 80 और हिंदी का आखिरी क्वेश्चन, स्त्री शब्द का विशेषण क्या है? तो स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्रैण, स्त्री की जो विशेषता बताए। देखिए स्त्री तो होगा नहीं, स्त्रैण भी नहीं होगा, स्त्री भी नहीं होगा, तो स्त्रैण क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया। स्त्री शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? स्त्रैण है। तो इस तरीके से हमने हिंदी के 80 क्वेश्चन को कवर किया। अब ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? इसमें होगा जीएस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।